नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है इटावा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। इटावा जिले के डिवरासई गांव का रहने वाला मेवाराम यादव अपनी गेहूं की पकी फसल काट रहा था। साथ में कई मजदूर भी कटाई कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे प्यास लगी तो मेवाराम ने मजदूर सुदामा को पानी लाने प्रदीप कुमार के कुएं पर भेजा। सुदामा कुएं पर पहुंचा तो उसे कुएं से बदबू आती महसूस हुई। जिज्ञासावश उसने कुएं में झांका तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कुएं में शव पड़ा था। सुदामा की चीख सुनकर मेवाराम और बाकी मजदूर भी कुएं के पास पहुंच गए। इसके बाद तो पूरे गांव में शोर मच गया था। ये बात 2 अप्रैल 2020 की है। अपने कुएं में शव पड़े होने की जानकारी प्रदीप कुमार को हुई तो उसका माथा ठनका, क्योंकि उसका 17 साल का बेटा अंकित 30 मार्च की शाम 7 बजे घर से निकला था और वापस नहीं लौटा था। उसने घर वालों के साथ गांव का कोना कोना छान मारा था, लेकिन अंकित का कुछ भी पता नहीं चला। वो बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया था। प्रदीप के मन में तमाम आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे। इन्हीं आशंकाओं के बीच उसने पत्नी दिलीप कुमारी तथा घर के अन्य लोगों को अपने साथ लिया और खेत पर स्थित अपने कुएं के पास जा पहुंचा। उस समय वहां दर्जनों लोग थे जो कुएं में झांक झांक कर शव को देख रहे थे। प्रदीप कुमार और उसके घर के अन्य लोगों ने भी कुएं में झांक कर शव देखा, पर यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल था कि शव किसका है। इस बीच गांव के चौकीदार ने भरथना थाने में फोन करके ये जानकारी दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी बलीराज साहिब पुलिस टीम के साथ डिवरासाई गांव स्थित उस कुएं पर पहुंच गए जहां शव पड़ा था। गांव के 2 युवकों सूरज और राजू को कुएं में उतारा गया। कुएं में उतरते ही सूरज चिल्लाया, सर, कुएं में एक नहीं बल्कि 2 शव है। ये सुनकर पुलिस के साथ साथ गांव वालों की भी सांसें अटक गई। उन युवकों के सहयोग से पुलिस ने रस्सी के सहारे खींचकर दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया। शवों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उनकी शिनाख्त कर ली। एक शव प्रदीप कुमार साखे के बेटे अंकित का था और दूसरा सुलेखा का, जो गांव के ही राम प्रसाद की बेटी थी। राम प्रसाद तथा उसके घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। थाना प्रभारी ने उसके घर सूचना भिजवाई, पर सूचना मिलने के बाद भी उसके घर से कोई नहीं आया। घटना स्थल पर मौजूद प्रदीप कुमार व उसकी पत्नी दिलीप कुमारी अपने बेटे अंकित के शव को देखकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। परिवार के अन्य लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच थाना प्रभारी ने कुएं से शव मिलने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एसएसपी आकाश तोमर तथा सीओ आलोक प्रसाद भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतक के घर वालों तथा अन्य लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई, जिससे पता चला कि अंकित और सुलेखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों के घर वाले इसका विरोध करते थे। 2 दिन पहले ही दोनों देर शाम घर से निकले थे। जमा तलाशी में उनके पास से कोई नोट नहीं मिला था। पुलिस अधिकारियों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सुलेखा के घर वाले वहां नहीं आए थे। लोगों ने बताया कि मृतका के घर पर केवल महिलाएं उपस्थित है, जबकि पुरुष फरार है घर से। सूचना के बावजूद घर की महिलाएं भी मृतका का शव देखने नहीं आई। ये बात पुलिस की समझ से बाहर थी। इससे पुलिस अधिकारियों को लगा कि ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। अंकित की मां दिलीप कुमारी भी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके बेटे की हत्या सुलेखा के घर वालों ने की है। हत्या करके शव कुएं में फेंक दिया है। मामला हत्या का था या कुछ और, ये बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकती थी। पुलिस ने अंकित व सुलेखा के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया। 3 अप्रैल 2020 को 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया। थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो वो चौंक पड़े, क्योंकि मामला हत्या का था, बल्कि कुछ और नहीं। उनकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से हुई थी। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने आला अधिकारियों को दे दी। एसएसपी ने प्रेमी युगल हत्याकांड को गंभीरता से लिया और कातिलों को पकड़ने के लिए
सीओ आलोक प्रसाद की निगरानी में एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक अंकित के घर वालों से पूछताछ की। मृतक की मां दिलीप कुमारी ने बताया कि 30 मार्च को 7 बजे अंकित के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने कॉल रिसीव करके बात की और फिर घर से चला गया। उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 2 दिन बाद उसका शव मिला है। उसने अंकित की हत्या का आरोप सुलेखा के घर वालों पर लगाया। अंकित का मोबाइल घर पर ही था, जिसे वो चार्जिंग पर लगाकर गया था। पुलिस टीम ने मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो पता चला कि उसके मोबाइल पर अंतिम कॉल 30 मार्च की शाम 7 बजे आई थी। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो नंबर सुलेखा के चचेरे भाई सौरभ का है, पर सौरभ सहित घर के अन्य सदस्य फरार थे। पुलिस टीम सुलेखा के घर पहुंची तो उसकी मां सीता देवी और बहनें फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि सुलेखा की हत्या अंकित के घर वालों ने की है। घर के पुरुष बदनामी और पुलिस के डर से फरार हो गए हैं। सीता देवी ने यह बात स्वीकार की कि सुलेखा अंकित से प्यार करती थी और परिवार के लोग इसका विरोध करते थे। सुलेखा का मोबाइल भी घर पर ही था। पुलिस ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। प्रेमी युगल की हत्या का इल्जाम दोनों परिवार एक दूसरे पर लगा रहे थे। पुलिस परेशान थी कि आखिर दोनों का कातिल कौन सा परिवार है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने सुलेखा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि सुलेखा 2 नंबरों पर दिन में कई बार बात किया करती थी। इनमें एक नंबर अंकित का था और दूसरा अंकित की चचेरी बहन आरती का था, जो उसकी सहेली थी और उसके साथ ही पढ़ती थी। पुलिस को लगा कि आरती से सच्चाई पता चल सकती है। 4 अप्रैल की रात 11 बजे पुलिस टीम अंकित के चाचा राम कुमार के घर पहुंची और पूछताछ के बहाने उसकी बेटी आरती को अपने साथ ले लिया। घर वालों ने रात में बेटी को थाने ले जाने का विरोध किया तो पुलिस ने कहा कि उससे कुछ पूछताछ करनी है। थाने में पुलिस ने आरती से पूछताछ शुरू की। दरअसल पुलिस चाहती थी कि आरती ये स्वीकार कर ले कि प्रेमी युगल की हत्या अंकित के घर वालों ने की है। इस बीच आरती के पिता और भाई थाने पहुंच गए तो उन दोनों को भी जमकर पीटा गया। जब आरती नहीं टूटी तो पुलिस ने उसे उसके घर छोड़ दिया। आरती और उसके घर वालों ने एसएसपी आकाश तोमर से प्रताड़ना की शिकायत की। इस पर एसएसपी ने थाना प्रभारी बलिराज शाही को फटकार लगाई। साथ ही सीओ से भी बात की। उन्होंने कहा कि वो केस को वर्कआउट करे, लेकिन किसी को अनावश्यक प्रताड़ित न करे। एसएसपी की हिदायत के बाद पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए मृतका सुलेखा के पिता, भाई, चाचा और चचेरे भाई पर शिकंजा कस दिया। पुलिस टीम ने उनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। साथ ही उनकी टोह के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने घर जाकर मृतका सुलेखा की बहन बरखा से भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। बरखा ने बताया कि पिता, चाचा व भाई सुलेखा को बहला फुसलाकर गेहूं के खेत पर ले गए थे। उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। बरखा के बयान से स्पष्ट हो गया कि सुलेखा व उसके प्रेमी अंकित की हत्या उसके ही घर वालों ने की थी। इसलिए पुलिस ने सुलेखा के पिता राम प्रसाद, भाई सनी कुमार, चाचा राजीव तथा चचेरे भाई सौरभ को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह ताबड़तोड़ दबिश डाली, लेकिन वे लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। हालांकि उनकी लोकेशन भड़तना के आसपास के गांवों की ही मिल रही थी। 7 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इटावा कन्नौज हाईवे पर चारों के चारों अपराधी साथ में मौजूद है। ये सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंच गई और घेराबंदी करके चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी को थाना भड़तना लाया गया। थाने में उनसे सुलेखा व अंकित की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गए। उन चारों से गहन पूछताछ करने के बाद पता चला कि प्रेमी युगल की हत्या का मास्टरमाइंड सुलेखा का चाचा राजीव था। उसने ही पूरा षड्यंत्र रचा था और घर के अन्य लोगों को उकसाया था। चूंकि हत्या आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी बलिराज शाही ने मृतका के पिता प्रदीप साखे की ओर से धारा 302 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस जांच में नादान प्रेमियों की हत्या की घटना कुछ इस तरह से सामने आई। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के थाना भड़तना क्षेत्र में एक गांव है दिवरासई। इसी गांव में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीता के अलावा 2 बेटे सनी और मनी तथा 4 बेटियां थी, जिनमें सुलेखा तीसरे नंबर की थी। राम प्रसाद के पास 10 बीघा जमीन थी।
राम प्रसाद का एक अन्य भाई राजीव प्रसाद था, जिसे गांव के लोग राजी कहते थे। दोनों भाइयों के बीच जमीन व मकान का बंटवारा हो चुका था। राजीव दबंग था और साथ में पढ़ा लिखा भी था। किसानी के साथ साथ वो किराने की दुकान भी चलाता था। दुकान पर उसका बेटा सौरभ बैठता था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। सुलेखा और बरखा के अलावा सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। बरखा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। राम प्रसाद के पड़ोस में प्रदीप कुमार साख्य का मकान था। उसके परिवार में पत्नी दिलीप कुमारी के अलावा 2 बेटे अंकित और अमन थे। प्रदीप कुमार साख्य खेती किसानी के अलावा गन्ने का व्यवसाय भी करता था। इससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। उनका बेटा अंकित अभी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो पिता के गन्ने के काम में हाथ भी बटाता था। राम प्रसाद वो प्रदीप कुमार हालांकि अलग अलग जाति बिरादरी के थे, लेकिन पड़ोसी होने के नाते दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। एक दूसरे के सुख दुख में बार बार शरीक होते थे। सुलेखा और अंकित हम उम्र थे। बचपन से ही दोनों साथ साथ खेले बड़े थे। उनमें खूब पड़ती थी। दोनों अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, इसलिए वो साथ साथ खेल तो नहीं पाते थे, पर आंखों से एक दूसरे को मुख संदेश देने लगे थे। अंकित की शरारत पर सुलेखा शर्मा जाती तो अंकित उसे छूते ही मदहोशी के आलम में पहुंच जाता था। हकीकत ये थी कि सुलेखा उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। वो रात दिन उसी के ख्वाब देखता था। सुलेखा और अंकित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुलेखा अंकित की चचेरी बहन आरती के साथ कॉलेज आती थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसी की कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन सुलेखा कॉलेज जा रही थी, तभी अंकित उसे रास्ते में मिल गया। अंकित ने इशारे से उसे पेड़ की ओट में बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद सुलेखा ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद अंकित और सुलेखा का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुलेखा और अंकित घर से कॉलेज जाने को निकलते, लेकिन वे कॉलेज न जाकर बाग बगीचे में बैठकर प्यार भरी बातें करते। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा तो दोनों शारीरिक मिलन के लिए ललायित रहने लगे और एक दिन उनकी ये हसरत भी पूरी हो गई। समय बीतता रहा। धीरे धीरे दोनों के प्यार की खुशबू स्कूल कॉलेज के साथ साथ गांव की गलियों में फैलने लगी। एक कान से दूसरे कान होती हुई ये बात राम प्रसाद के कानों तक पहुंची तो वो हैरान रह गए। उसने बेटी को डांटने के बजाय प्यार से समझाया, सुलेखा, जब तक तेरा बचपन रहा मैंने तुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अब तू सयानी हो गई है, इसलिए अंकित के साथ चोरी छिपे बतियाना छोड़ दे। तुझे और अंकित को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं, इसलिए मेरी इज्जत की खातिर तू उसका साथ छोड़ दे। इसमें ही हम सबकी भलाई है। पापा लोग यूं ही बातें करते हैं, हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है। मैं अंकित से पढ़ाई के बारे में बातचीत कर लेती हूँ। सुलेखा ने झूठ बोला। राम प्रसाद ने सुलेखा की बातों पर विश्वास कर लिया। इसके बाद कुछ रोज सुलेखा अंकित से कटी रही। हालांकि चोरी छिपे दोनों मोबाइल पर बात कर लेते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो पुराने ढर्रे पर आ गई। एक दिन सुलेखा घर में अकेली थी, तभी अंकित आ गया। उसे देखते ही सुलेखा चहक उठी। सूना घर देखकर अंकित ने उसे अपने आगोश में भर लिया। लगता है तुझे मेरा ही इंतजार था। क्यों, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहता है क्या? सुलेखा ने कहा। छोड़ो मुझे, दरवाजा खुला है। अंकित को लगा मौका अच्छा है, सुलेखा भी मूड में है। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और लौटकर जैसे ही सुलेखा का हाथ पकड़ा, वो अमरवीर की तरह उससे लिपट गई। फिर दोनों सुध-बुध खो बैठे। अवैध संबंधों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन ये रिश्ता कब तक छिपा रह सकता था। एक दिन सुलेखा की माँ सीता अपनी बड़ी बेटी बरखा के साथ पड़ोसी के घर गई हुई थी। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था। एकांत मिलते ही दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसी समय अचानक सीता आ गई। सुलेखा और अंकित को इस तरह देखकर सीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंकित को खरी खोटी सुनाते हुए वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, आस्तीन के सांप, मैंने तुझे बेटा समझा था, तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तूने मेरी ही इज्जत पर डाका डाल दिया। अंकित सिर झुकाए वहां से चला गया तो सीता सुलेखा पर टूट पड़ी। उसे मारते हुए वो बोली, आज के बाद अगर तू कभी अंकित से मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीता देवी ने सुलेखा के गलत राह पर जाने की जानकारी पति राम प्रसाद वो बेटे सनी कुमार को दे दी, तो उन दोनों ने सुलेखा को मारा पीटा तथा घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी।
जब पाबंदियां सुलेखा को बेचैन करने लगी तब उसने अंकित की चचेरी बहन आरती का सहारा लिया। चूंकि आरती सुलेखा की सहेली थी, सो वो उसकी मदद करने को राजी हो गई। आरती अपने फोन पर अंकित और सुलेखा की बात कराने लगी। माँ या बहन बरखा जब कभी सुलेखा का फोन चेक करती तो पता चलता कि फोन पर आरती से बात हुई थी। सुलेखा का चाचा राजीव उर्फ राजी गांव का दबंग युवक था। जब उसे पता चला कि उसकी भतीजी गैर जाति के लड़के अंकित के प्यार में दीवानी है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अंकित और उसके घर वालों से मारपीट की, साथ ही हिदायत दी कि वो सुलेखा से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। राजीव ने सुलेखा को भी प्रताड़ित किया तथा उस पर पाबंदी बढ़ा दी। अंकित और सुलेखा प्यार के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। पाबंदी के बावजूद भी वे एक दूसरे से मिल लेते थे। ऐसे ही एक रोज जब अंकित की मुलाकात सुलेखा से हुई तो वो बोला, सुलेखा तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और घर वाले मिलने में बाधक बने हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ भाग चलो। हम दोनों कहीं दूर जाकर अपना आशियाना बना लेंगे। अंकित की बात सुनकर सुलेखा गंभीर हो गई। तुम्हारे साथ भागने से मेरे परिवार की बदनामी होगी। मेरी एक गलती चाचा, पापा और परिवार पर भारी पड़ेगी। मेरी सगी बहन बरखा व चचेरी बहनें भी कुंवारी रह जाएंगी। इसके लिए मजबूर मत करो। सोच लो सुलेखा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। इतना जान लो कि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। अंकित ने कहा और वो चला गया। पर इसके पहले कि सुलेखा कुछ निर्णय कर पाती, मार्च के अंतिम हफ्ते में देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसी स्थिति में घर से भागना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए अंकित ने इंतजार करना ही उचित समझा। इधर न जाने कैसे सुलेखा के चाचा राजीव को ये पता चल गया कि अंकित और सुलेखा घर से भागने की फिराक में है। इसके पहले कि सुलेखा घर से भागे और उसके परिवार पर दाग लगे, राजीव ने दोनों को ही मिटाने की ठान ली। इसके बाद उसने अपने भाई राम प्रसाद, बेटे सौरभ कुमार और भतीजे सनी के साथ एक योजना बनाई। योजना के तहत सौरभ ने 30 मार्च 2020 की शाम 7 बजे सुलेखा के प्रेमी अंकित को फोन करके अपनी दुकान पर बुलाया। जब अंकित दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद कर रहा था। सौरभ अंकित को सुलेखा के संबंध में कुछ जरूरी बात करने के बहाने गांव के बाहर अपने गेहूं के खेत पर ले गया। वहां राजीव, राम प्रसाद और सनी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंकित के पहुंचते ही उन सब ने मिलकर उसे दबोच लिया और मुंह दबाकर उसे मार डाला। अंकित को मौत की नींद सुलाने के बाद राजीव अपने भतीजे सनी के साथ घर पहुंचा। सुलेखा उस समय अपनी बहन बरखा के साथ बात कर रही थी। उन दोनों ने सुलेखा से बात की और फिर अंकित और सुलेखा को आमने सामने बैठाकर बात करने और ठोस निर्णय लेने की बात कही। सुलेखा इसके लिए राजी हो गई। इसके बाद वे उसे बहलाकर गेहूं के खेत पर ले आए। सुलेखा ने पूछा, अंकित कहाँ है? वो वहां पर पड़ा सो रहा है, उसे जगाकर बात करो। राजीव के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी। चंद कदम चलकर सुलेखा अंकित के पास पहुंची और उसे हिलाया डुलाया, पर वो तो मर चुका था। सुलेखा को समझते देर नहीं लगी कि घर वालों ने उसके प्रेमी अंकित को मार डाला है। अब वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वो वहां से घर की ओर भागी, लेकिन अभी वो खेत की मीड़ भी पार नहीं कर पाई थी कि रामप्रसाद और सौरभ उसके सामने आ गए। उन्होंने उससे कहा कि अब हम तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ रामप्रसाद, राजीव, सनी और सौरभ ने मिलकर सुलेखा को जमीन पर पटक दिया। फिर रामप्रसाद ने मुंह दबाकर बेटी की सांसें बंद कर दी। हत्या करने के बाद उन लोगों ने बारी बारी उन दोनों के शव अंकित के कुएं में डाल दिए। इधर जब अंकित देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसकी खोज शुरू की। अंकित को खोजते हुए उसकी मां दिलीप कुमारी राम प्रसाद के घर गई तो उसने इल्जाम लगाया कि अंकित उसकी बेटी को भगा ले गया है। दिलीप कुमारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो राम प्रसाद अपने बेटे सनी कुमार, भाई राजीव व भतीजे सौरभ के साथ घर से गायब हो गया। दिलीप कुमारी रिपोर्ट लिखाने थाने में गई, पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 2 अप्रैल 2020 को घटना का खुलासा तब हुआ जब सुदामा नाम का मजदूर पानी लाने के लिए कुएं पर गया। पुलिस ने 8 अप्रैल 2020 को सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।